हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल DSE। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम जो है इस वीडियो में अभी जो आपके पेपर हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। डियर स्पेशल एजुकेशन HI जो का जो सेकेंड ईयर का पेपर है, एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको हम देखते हुए चलेंगे, इसके आंसर को एनालिसिस करेंगे। आप सभी भी अपने आंसर को जो है वो चेक कर सकते हैं कि हमारे कौन से आंसर सही है और कौन से गलत है। और जो बाकी बच्चे हैं इसके जो नेक्स्ट आने वाले बच्चे सेकेंड ईयर में, उनके लिए भी ये वीडियो जो है बेनिफिशियल रहेगी। उनको एक पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर में पूछे गए थे। ठीक है, तो इसमें समय जो है आप लोगों के जो अभी पेपर हुए ये उनका एनालिसिस है। ठीक है, तो हम अभी पहले अपने सही गलत को देखते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स को देखेंगे, जिसमें कि बोला गया था कि द 21st सेंचुरी एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एम्फोसिस डिजिटल लिटरेसी एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन के भारत में 21वीं सदी की शिक्षा प्रणाली डिजिटल साक्षरता और तकनीकी एकीकरण पर जोर देती है। तो ये बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इन स्कूल ट्रैक द एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट ओवर टाइम कि जो स्कूलों में संचय रिकॉर्ड समय के साथ छात्रों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही था। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो है हमारे जो पूरा ओवरऑल रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसमें कि हमारा शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों को ही एक साथ कलेक्ट किया जाता है, तो उनको बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द कोठारी कमीशन वॉज प्राइमरली कंसर्न विद द सेकेंडरी एजुकेशन रिफॉर्म कि कोठारी आयोग जो था मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा सुधार से संबंधित था। तो यहाँ इन्होंने सेकेंडरी लिखा है, ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि कोठारी कमीशन आयोग जो था वो एलिमेंट्री शिक्षा जो है उस पर फोकस करता था। ठीक है, प्राइमरी जो उनका फोकस था एलिमेंट्री शिक्षा पर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था द जो आर्टिकल 21A है ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स के भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21A बना था, जो कि 86 अमेंडमेंट के बाद बना था, उसमें जो है बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आदेश देता है। तो ये बिल्कुल जो है आपका सही आंसर था। नेक्स्ट आपका था डिस्टेंस एजुकेशन कि डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है रिक्वायर फिजिकल अटेंडेंस इन अ क्लासरूम कि जो दूर स्तर पर शिक्षा के लिए कक्षा में शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो यहाँ जो इन्होंने बोला है ये बिल्कुल गलत बोला है, क्योंकि जो डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है, जो हम जहाँ सिर्फ हम अटेंडेंस ज़रूरी नहीं होती हमारी, हम सिर्फ वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, हम फीस वगैरह सब फिल करते हैं। हमारा एक प्राइमरी, इसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी बोला जाता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी बोला जाता है, जिसमें सिर्फ हमारी एग्ज़ाम के लिए हम जाते हैं, वैसे हम वहाँ नहीं जाते, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक, अगर आपको वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लग रही है, आपके लिए सुविधा प्रदान कर रही है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको और भी आगे आने वाले जो है कंटेंट के रिलेटेड जो है सभी चीज़ें PDF के साथ जो है आपको दी जाएंगी। नेक्स्ट आपका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट एन क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि एनजीओज प्ले अ क्रूशियल रोल। एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? तो यहाँ जो है बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही होगी, मुझे लगता है। एनजीओ का जो सही आंसर था, उन्होंने बोला था कि सरकारी नीतियों की देखरेख ये इनका मतलब प्राइमरी वर्क नहीं है, क्रूशियल रोल उन्होंने पूछा था, महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। तो यहाँ भी बच्चे जो है गलत आंसर लगा कर आए हैं। जो मुझे ये वाली जिस बच्चे ने भी भेजा है उसका आंसर ये होगा कि विकलांग बच्चों को जहाँ दिव्यांग कर लेना, प्रमोटिंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के दिव्यांग बच्चों के लिए जो शैक्षणिक अवसरों को जो बढ़ावा देना, वो एनजीओ जो है वो ज़्यादा क्रूशली काम जो है इस पर करते हैं कि बच्चों जो
डिसेबल लोग हैं, आपको पता है एनजीओ जो है सभी जगह एनजीओ जो है वो डिसेबल लोगों को उनकी एजुकेशन के लेकर, उनकी और भी जो वोकेशनल ट्रेनिंग के लेकर ज़्यादा जो है वो क्रूशियल रोल जो है निभा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था द आरटीआई, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, उनमें कहा गया है कि फ्री एंड अ कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14 याद करके जाइएगा। ये इसका ये वाला फ्री एंड कंपलसरी वाला सही था, क्योंकि नेक्स्ट क्यों गलत है जो बाकी सब क्यों, क्योंकि इन्होंने ओनली लिखा था, ओनली अर्बन एरियाज, ओनली सेकेंडरी एरियाज, ये इन्होंने पूरे नेगेटिव आंसर दिए थे, तो ये तो आपके बिल्कुल होने ही नहीं थे। नेक्स्ट हमारा कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन जो है वो आपको पता है कि इसमें सभी चीज़ों के, जिसमें सतत मतलब कि निरंतर जो है आपका व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, तो उसमें आपकी बोथ असेसमेंट को किया जाता है, एकेडमिक एंड को करिकुलर एस्पेक्ट दोनों को ही देखा जाता है। जहाँ भी इन्होंने ओनली डाला था कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी गलत था, इग्नोर करता है ये तो बिल्कुल नेगेटिव था, अनरिलेटेड होता है ये भी नेगेटिव था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन की उन्होंने एक सीटेड फॉर्म की तरह जो है बनाए हुए थे, जिसमें नेगेटिव क्वेश्चन को ही आप देख कर आप उनको मार्क कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिर से उन्होंने क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स के बारे में पूछा था, में आता है कि समय के साथ पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम की प्रगति जो है वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में रखी जाती है। जहां भी इन्होंने ओनली लगाया था तो ये भी नेगेटिव थे, तो इनको तो आप कट कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड आंसर जो है वो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है वन वर्ड्स के या वन सेंटेंस के जो हमारे आंसर थे, इसको अभी हम देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आया था स्टेट एनी वन फंक्शन ऑफ एजुकेशन, के शिक्षा के कोई एक कार्य बताइए। तो इसमें आप लिख सकते थे कि शिक्षा का जो इम्पोर्टेंट कार्य होता है कि समाजीकरण को बढ़ावा देता है, हमारे मॉरल वैल्यूज हो गया, हमें एटिकेट्स जो है वही वहीं से मिलती है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है जो हमारी एजुकेशन से ही होती है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते थे। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन द आइडियलिज्म, तो आपको जो आदर्शवाद है, आपको पता है आदर्शवाद के जो जनक है वो प्लेटो को बोला जाता है, तो आप लिख सकते थे कि प्लेटो को आदर्शवाद के जनक माना जाता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के आइडियाज मतलब उनके विचारों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो इस प्रकार से आप इसको भी डिफाइन कर सकते थे 1 मार्क्स में। नेक्स्ट होता है हमारा पूछा गया था राइट एनी वन फंक्शन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, तो आपको पता है फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, औपचारिक शिक्षा। इसमें क्या होता है कि एक वेल प्लान्ड होता है, एक बिल्डिंग होती है जिसके अंदर बच्चों को जो है वो शिक्षा दी जाती है, फॉर्मल जिसका एक टाइम टेबल होता है, उसके अंतर्गत जो है बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इन सभी के बारे में आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट था हमारा क्या है डिफाइन द ओपन लर्निंग, तो ओपन लर्निंग क्या होता है, जिसमें कि आप लोग ऑनलाइन तरीके से आप शिक्षा जो लेते हैं, जिसमें कि आपको कोई बाउंडेशन नहीं होती है, आपकी जो है नीड्स को ध्यान में रखते हुए जो है आपकी ओपन लर्निंग जो है, इसमें फ्लेक्सिबल जो है वो आपका करिकुलम जो होता है फ्लेक्सिबल तरीके से करवाया जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहाँ आप घर बैठे जो है अध्ययन कर सकते हैं, वो आपका ऑनलाइन लर्निंग होता है। नेक्स्ट आपको RPWD के एक्ट के फुल फॉर्म लिखनी थी, तो होप आप सभी को आती होगी, राइट ऑफ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, इसमें आप लिख सकते थे कि राइट ऑफ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में जो है वो आया था। ठीक है, ये भी आप साथ में लिखते तो और अच्छा जो है उनको पता चलता कि आपको जो है इसके बारे में नॉलेज है। आपका पूछा गया था डिफाइन द स्पेशल स्कूल, तो आपको पता है कि स्पेशल स्कूल जो है वहाँ क्या होती है, पर्टिकुलर जो बच्चे होते हैं उनको स्पेशल उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो है उनमें करिकुलम हो गया, उनका मेथड्स हो गया, सभी टेक्निक्स को क्या किया जाता है, उनको अडॉप्ट किया जाता है और उनकी यूनिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उनको फुलफिल किया जाता है। तो इसमें आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपने लिस्ट डाउन द 4 डिसेबिलिटी जो है वो लिखनी थी RPWD में जो कि दी गई है। आप इसमें जो आपको RPWD एक्ट के पूरा नाम लिखना है, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि डिसेबिलिटी को जो है वो उसमें समावेश किया गया है। फिर इसमें आप लिख सकते थे आपका जो
लिस्ट लिखनी थी। आप इसमें से कोई भी 4 जो है इसमें लिख सकते थे। जैसे आपकी पहली, आप तो एचआई याद ही रखेंगे, ठीक है। विजुअल इम्पेयरमेंट भी आपको याद ही होगी। नेक्स्ट आपकी सीपी लिख सकते, सेरेब्रल पॉल्सी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी लिख सकते थे, मल्टीपल डिसेबिलिटी लिख सकते थे, ड्वार्फिज्म लिख सकते थे, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी लिख सकते थे। कोई भी जो है आपको याद होती इसमें से कोई भी 4 जो है इनको लिख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था स्टेट एनी वन प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको पता है कि जो विद्यालय जो प्रशासक होता है, वहाँ क्या होता है, एक सिद्धांत होता है कि वो एक अफेक्टिवली कम्युनिकेशन करते हैं, कि उनका अगर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, कि उनका संचार करने का वे ऑफ टॉकिंग एक प्रभावित होता है, जिससे कि पेरेंट्स के साथ उन्होंने बातचीत करनी है, टीचर्स के साथ किस प्रकार से बातचीत करनी है। एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है जहाँ जो है सभी चीज़ों का समाधान निकाला जाता है, तो वो उसका जो है प्रभावी संचार जो है वो एक इफेक्टिव उनका प्रिंसिपल माना जाता है, कि उनका संचार एक अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट था राइट एनी वन एम ऑफ एजुकेशन गिवन बाय द महात्मा गांधी। तो आपको पता है जो महात्मा गांधी की एजुकेशन है, उन्होंने वो बच्चों की बेसिक शिक्षा जो है उन्होंने शिल्पी शिक्षा पर जो है बच्चों को ज़्यादा जोर दिया है, कि बच्चों को हाथ से जो है गतिविधियां करना, चीज़ों को उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। फिर मॉरल वैल्यूज़ के बारे में, तो वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में, बच्चों को वोकेशनल जो है हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस चीज़ें जो है वो करवानी चाहिए। तो ये आप महात्मा गांधी की एजुकेशन एम्स के बारे में लिख सकते थे। नेक्स्ट आपके जो है क्वेश्चन आए थे नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन आपको पता है जिसमें कि डिस्टेंस एजुकेशन जिसमें होती है कि हम जहाँ एग्ज़ाम देने ही जाते हैं और उसमें कोई हमारा ज़्यादा फिजिकल अटेंडेंस जो है वो नहीं होती। फिर ह्यूमनिज्म के बारे में लिखते हैं। फिर आपको शिक्षक के लक्षण लिखने थे। ब्लेंडेड लर्निंग होती है। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है कि जिसमें कि आपको एक जनरल आप बेसिक जो अपनी नीड्स होती हैं उसमें, जैसे मूलभूत जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं उनको क्लियर करने के लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चुनते हो। फिर उसके बाद जो है आप एक स्पेशल विशेषज्ञ के पास जाते हो, कि जहाँ जाकर आप अच्छे से तरीके से ट्रेनिंग लेते हो। बट बेसिक जो है आप कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उसको क्लियर कर लेते हो, तो उसको ब्लेंडेड लर्निंग बोलते हैं। फिर नीड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की क्या आवश्यकताएं हैं। फिर SCERT जिसमें कि आपका स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग के बारे में आपने इसमें लिखना था, कि जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, स्टेट के बोर्ड करिकुलम को जो बनाने में वो हमारा SCERT जो है शामिल होता है। इसके बारे में आप लिख सकते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन में जो आपके क्वेश्चन आए थे, डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन शेपिंग एजुकेशन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस इन इंडिया। ठीक है। डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन इन ए 21st सेंचुरी इन इंडिया। ठीक है। इनमें से कोई भी आपको एक करना था, इन दोनों में जहां और लिखा है उनमें से एक करना है। और नेक्स्ट आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, explain the school administration and the school organization, how will you organize schools for children with a hearing impairment, and discuss the concept of equality of opportunity in education, how inclusive education benefit the दिव्यांगजन चिल्ड्रन। ठीक है। तो इनमें से भी आपको कोई एक करना था, इसमें एक करना था और इसमें एक करना था, दो टोटल जो है आपको एक करने थे। और जब भी आप क्वेश्चन लिखते हो, आपके आंसर जब लिखे जाते हो, आप क्वेश्चन के मार्क जो है वो सही तरीके से लिखे, कि आपने जे वाला, जैसे आपने 1 वाला चुना है तो इनमें से कौन सा वाला आंसर लिख रहे हो, बी पार्ट लिख रहे हो, बी। अगर आप क्वेश्चन नहीं लिखते हो तो आप उसका नेम, उसका जो मार्क किया हुआ है उसको जरूर आपने आंसर शीट पर लिखे, जो आपका जो एग्जामिनर चेक करने वाला है उनको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। क्लियर जो स्पष्ट चीजें हैं आपकी दिखनी चाहिए एग्जाम पर, के कौन सा आपने क्वेश्चन किया था। होप आपको ये सभी क्वेश्चन पेपर के बारे में नॉलेज मिली होगी। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जो है जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।